था जिसमें द्वैध शासन का प्रस्ताव था, प्रावधान था? पिट्स इंडिया एक्ट। अच्छा, उस पिट्स इंडिया एक्ट का नाम पिट्स क्यों था? विलियम पिट ने पुनः स्थापित किया था ब्रिटिश नस्ल में, ठीक है ना। चलो चलो, उसके बाद कौन सा चार्टर आया था 1784 के पिट्स के बाद? 1813 का। क्या क्या कहा गया उस चार्टर में, 1813 के चार्टर में? हाँ, तेरा क्या इरादा है? तेरा चाय पीने का इरादा है, ठीक है ना। तो चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किए गए, ठीक है। भारतीयों की शिक्षा, और चाय का नाम लो तो शिक्षा और चाय अलग अलग नहीं है, ठीक है ना। भारतीयों की शिक्षा पर सालाना 1 लाख व्यय का प्रस्ताव था। और क्या था? एक बहुत बड़ा ये बिंदु, इसको ध्यान रखना। ईसाई मिशनरीज को किस चार्टर के माध्यम से अनुमति दे दी भारत में धर्म प्रचार की, है ना। तो राजनीतिक इच्छा शक्ति भी यहाँ दिखी है कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार हो, है ना। ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है 57 की क्रांति में के पीछे का, ठीक है। चलो, फिर 1833 का जो चार्टर था वो किस लिए जाना जाता है? सशक्त केंद्रीकरण की प्रक्रिया को सशक्त किया गया। ऐसे कौन से प्रावधान थे? देखो, पूछा ऐसे जाता है, ठीक है, सब्जेक्टिव में। तो वो ऐसे कौन से प्रावधान थे जो सशक्त केंद्रीकरण को दर्शाते हैं किस चार्टर के माध्यम से, ठीक है। हाँ, वो कौन से प्रावधान थे? आपको कैसे समझना है कि इसमें सशक्त केंद्रीकरण की झलक दिख रही है हमें? कौन से प्रावधान थे वो? हाँ, वो जो दो अलग अलग, हाँ, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कर दिया, है ना। वो पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन बना? विलियम बेंटिक, ठीक है। एक बार थोड़ा सा रैंडमली जल्दी से बताना, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? वो क्लाइव था, ठीक है। चलो, बंगाल का पहला गवर्नर था क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? ठीक है। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिक, गवर्नर जनरल, ठीक है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? राजगोपालाचारी, ठीक है। और भारत का पहला वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। किस चार्टर के माध्यम से गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय कर दिया गया? नामकरण चिन्ह 1858 का। अच्छा 1858 का जो चार्टर था, किन परिस्थितियों में, आपको पूरा कहानी मालूम है ना। तो हर चार्टर की पीछे की कहानी मालूम होगी तो चार्टर हमेशा आपको याद रहेगा, उसके प्रावधान आपसे कभी अलग होंगे नहीं, इधर उधर नहीं कूदेंगे ना। ये नहीं होगा आपकी चाय 33 में कूद गई, है ना। आपकी चाय 58 में कभी कूद नहीं सकती। ये चीज़ें ध्यान रखिए आप, ठीक है। चलो, द्वैध शासन में 2 बॉडीज आई थी अस्तित्व में। द्वैध शासन जो आया था ना पिट्स वाले एक्ट में, कौन कौन सी थी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। मैं उसको और अच्छे से आपको बताने की कोशिश करूंगा, है ना, कोशिश करूंगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स फिलहाल यही आप मानिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। चलो, ठीक है। निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, कोई नहीं, एक ही बात है ना, निदेशक मंडल, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग जो काम दिए थे ना, एक को तो दिया था राजनीतिक कार्य और एक के पास क्या थे? व्यापारिक। तो राजनीतिक कार्य किसके पास थे? हाँ, नियंत्रण बोर्ड के लिए, ठीक है। कंपनी को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रण बोर्ड बना था। चलो, तो ये था 1858 का चार्टर भी आपने देखा, जिसको इलाहाबाद घोषणा पत्र कहते हैं, शाही घोषणा पत्र कहते हैं, है ना। चलो, इलाहाबाद में उसको पढ़ा गया था, ठीक है ना। चलो, दयालु गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था, ठीक है। चलो, आज की चर्चा हम कल जहाँ रुके थे उसी से आगे बढ़ते हैं। 1858 तक ही किया था ना कल। चलो, शिक्षा के लिए था, ठीक है। चलो, उसके पीछे अभी मेघालय समिति भी है, मैं कई सारी चर्चाएं, तो मैं मैं कई सारी चीज़ें छोड़ूंगा भी सही, ठीक है। क्यों? मैं अभी फिलहाल अपन संविधान के विकास के पक्ष में ही देखेंगे, संदर्भ में ही देखेंगे। और हाँ, वो हिस्ट्री वाला एस्पेक्ट है, ठीक है ना, हिस्ट्री वाला एस्पेक्ट है। हम क्या केवल चीज़ों को उसी करें, जैसे मैं आपको ज़्यादा अभी साइमन कमीशन पे भी डिटेल बात नहीं कर पाऊंगा, हालांकि वो भी राजनीति वाला है ना। चलो, शुरू कंटिन्यू करते हैं। 1858 का चार्टर हो गया था। चलो, उसके बाद की बात करते हैं। तो हम देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट्स देख रहे हैं, है ना।
और उसको देखने के पीछे भी हमारा मकसद ये है कि हम लोग समझना चाहते हैं भारतीय संवैधानिक विकास के सोपान। ठीक है, संवैधानिक विकास कैसे हुआ। तो इसी क्रम में अगला जो एक्ट आता है 1861। पहले जो आ रहे थे वो क्या थे, चार्टर थे, है ना, अधिकार पत्र घोषणा पत्र थे कंपनी के लिए। लेकिन अब शासन चलाने के लिए ब्रिटिश संसद एक्ट बना रही है, कानून। ठीक है, अंतर समझ में आ गया। हाँ, तो ये अब आ रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम। ठीक है, 1861 में जो आया। इसमें क्या क्या प्रावधान है इसको समझ लीजिए। तो ये जाना जाता है कहीं ना कहीं विकेंद्रीकरण के लिए। 1861 का जो किसके लिए जाना जाता है, विकेंद्रीकरण के लिए। केंद्रीकरण हुआ था, शक्तियों का केंद्रीकरण किया गया। अब 1861 से वापस चालू होता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला ये देखा गया इस चार्टर में अच्छा प्रावधान जो था कि कानून बनाने की प्रक्रिया में, भारतीयों को शामिल किया गया। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया गया। और कैनिंग ने जो, लॉर्ड कैनिंग जो था, उसने 3 भारतीयों को गवर्नर जनरल की जो विधान परिषद में, क्षमा करना, विधानसभा में, केंद्रीय विधानसभा में 3 लोगों को मनोनीत किए था। वो है, या बनारस का राजा था, पटियाला का राजा था, सर दिनकर राव थे। ठीक है ना। तो अच्छी चीज़ थी कि भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया। ठीक है, चलो। दूसरी अच्छी बात इस अधिनियम में देखी गई 1861 का जो था, विकेंद्रीकरण की बात जब हम कर रहे हैं, तो जो मद्रास और बम्बई जो थी ना प्रेसिडेंसियां, इनको विधायी शक्तियां लौटाई गई। ठीक है, मद्रास और बम्बई को विधायी शक्तियां लौटाई गई। मद्रास और बम्बई को विधायी शक्तियां लौटाई गई है। ठीक है, 1833 में जो ले ली थी। ठीक है ना। और क्या हुआ इसमें, आपको मैं सक्रिय रखने की कोशिश करूंगा, है ना, आदर्श वाचन को छोड़ करके। नए राज्यों की स्थापना, सीमा परिवर्तन का अधिकार दिया गया। हाँ, ये भी एक था। ठीक है, नए राज्यों की स्थापना, सीमा परिवर्तन, ये चीज़ें भी इसमें हुई थी। ठीक है, एक अच्छी चीज़ जो आप ध्यान में ले लीजिए कि आपातकालीन स्थिति में, लिखिए, आपातकालीन स्थिति में गवर्नर जनरल को या वायसराय को एक अधिकार दिया गया, वायसराय को अधिकार दिया गया कि वो अस्थायी कानून बना सकता है, जिसको हम क्या कहेंगे, अध्यादेश। क्या कहेंगे जी, हाँ, अध्यादेश। ठीक है, ये शब्द आपके जब भारतीय संविधान आप पढ़ेंगे, संसदात्मक व्यवस्था को आप समझेंगे तो काफ़ी चर्चा में हम लेंगे इसको। ठीक है, हाँ। आपातकालीन स्थिति में वायसराय को अधिकार दिया गया कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, अध्यादेश क्या होता था, अस्थायी कानून। इसकी अवधि होती थी 6 माह। ठीक है, 1 2 3। ठीक है ना। राष्ट्रपति को अभी वर्तमान में संदर्भ में देखेंगे तो 1 2 3 123 आर्टिकल 1 2 3 राष्ट्रपति को अधिकार है कि अध्यादेश कर सकता है। 213 राज्यपाल को। ठीक है, 1 2 3 और 213। ठीक है, तो इसकी नींव यहाँ है। वो जो अध्यादेश अभी वर्तमान संदर्भ में हम 1 2 3 213 कर रहे हैं, उसकी नींव यहाँ है। किसमें, 1861 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, यहाँ से अस्तित्व में आता है, वायसराय को अधिकार दिया है। ठीक है, चलो। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं जो 1861 के अधिनियम से हमें देखनी रहती हैं। देखा आपने, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया गया। ठीक है, और इस एक्ट के तहत अध्यादेश जो काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, 2 अनुच्छेद भी आपको यहाँ से जानवर ले लेने हैं, 123 और 213, 1 2 3 और 2 1 का 3। 123 में क्या है, राष्ट्रपति को अधिकार है जब संसद के सत्र नहीं चल रहे हों तो वो एक अस्थायी कानून, हाँ, ठीक है, चलो। और राज्यपाल को 213 में अधिकार है। ठीक है ना। और एक और चीज़ 1861 में आप जान में ले सकते हैं जो अच्छी चीज़ है कि कुछ राज्यों में इस अधिनियम में जो बात थी, विधान परिषदों के गठन का प्रावधान था।
विधान परिषदों के गठन का प्रावधान था। विधान परिषदों के गठन का प्रावधान था। ठीक है, विधान परिषद नाम सुना आप लोगों ने? ठीक है, देखो अभी वर्तमान व्यवस्था में आप देखेंगे तो राज्यों में कहीं ना कहीं 2 सदन है। ठीक है ना, लगभग 7 राज्यों में आप देख सकते हैं। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, तो वर्तमान स्थिति आपको पता होगी तो आप अच्छे से इनकी जड़ें भी देख पाएंगे तुलना करके, है ना। केंद्र में भी क्या है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, 2 सदन वहाँ पर, 2 सदन जहाँ पर 2 सदन व्यवस्था, वहाँ 2 सदन यहाँ पे भी है। तो ये यहाँ से शुरू हो रहा है, देखिए। ठीक है, तो कुछ राज्यों में विधान परिषद के गठन का प्रावधान इस अधिनियम में था और इसी के तहत बंगाल उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, ठीक है, और एक आपका आएगा पंजाब, इन राज्यों में विधान परिषद का गठन हुआ था। ठीक है, 1862, 1866 एंड 1897। ठीक है, विधान परिषदें बनी इन 3 राज्यों में। ठीक, 1862, 1866 और 1897। ठीक है, इन 3 राज्यों में था। तो प्रमुख बातें यही है। देखो बाकी तो काफ़ी सारी चीज़ें और भी हैं, लेकिन इतना नहीं, जो हमें काम का लगे महत्वपूर्ण चीज़ें उन्हीं को हम चर्चा में यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो 1861 मेनली किस लिए जाना जा रहा है? विकेंद्रीकरण के लिए। ठीक है, राज्यों में विधानसभाएं परिषदें बन रही हैं, इनको शक्तियाँ लौटाई जा रही हैं। ठीक है, उसके बाद अगला आपका आएगा 1892 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1892 का। चलो, भारत शासन अधिनियम। इसमें 2 ही बातें महत्वपूर्ण हैं। बजट पर बहस करने का, हाँ, बजट पर बहस, इसको थोड़ा टेक्निकली समझ लेते हैं। बजट पर बहस, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि विधान मंडलों, विधान परिषद के कार्यों में अभिवृद्धि की, थोड़ा बढ़ाया उनको, है ना, और उनको बजट पर बहस या जवाब देने के लिए अधिकृत किया कि कार्यपालिका के प्रश्नों का आप उत्तर देंगे। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था। अब इनको इस एक्ट के माध्यम से कहा गया कि आप जब बजट होता है तो कार्यपालिका के जो प्रश्न आते हैं उनका आपको उत्तर देना है। ठीक है, और दूसरा इसमें जो अच्छी चीज़ थी वो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। देखो, निर्वाचन को आप सभी जानते होंगे। ठीक है, ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ नए शब्द आते हैं, इन पर रुक करके इनको समझ के निकलना चाहिए, जिससे कि आगे हमें परेशान ना करें। ठीक है, निर्वाचन सभी जानते हैं, चुनना। ठीक है, तो दो तरह से निर्वाचन होता है, एक तो प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष शब्द को तो आप जानते हो ना, प्रत्यक्ष आंखों के सामने, है ना। हाँ, अप्रत्यक्ष सीधे आंखों के सामने नहीं। ठीक है, तो ऐसे इनको बेसिकली समझना है। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन तो वो होता है जिसमें जनता सीधे चुनती है, जनता सीधे चुनती है अपना प्रतिनिधि, वो होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन। जनता के प्रतिनिधि किसी और प्रतिनिधि को चुनते, वो होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। वर्तमान संदर्भ में आप समझेंगे तो सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है। ठीक है, सरपंच का चुनाव, लेकिन प्रधान का चुनाव या नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव, समझ में आ गया ना। नगरपालिका जो पार्षद होता है उसको तो प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है, जनता वोट देती है, लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष के लिए जनता वोट नहीं देती, पार्षद मिलकर के उसको चुनता है, प्रतिनिधि मिलकर। सीधा से अंतर समझ में आ गया। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत यहाँ हो रही है। अभी भी भारत में उस समय, कब, 1892 में हम बात करें, प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं था। प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं था, समझ रहे हो बात को, प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं था। ठीक है, तो देखो काफ़ी अच्छी चीज़ें आ रही है। ये देश, ये ब्रिटिश जो शासन था और यहाँ के जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, वो सारे, इनमें जो संघर्ष चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका परिणाम किस में परिणित होने जा रहा है? उत्तरदायी शासन की तरफ। तभी तो ये कानून आ रहे हैं और कुछ कुछ अधिकार दिए जा रहे हैं, और उन कानून बनने की प्रक्रिया में भी किसको शामिल किया जा रहा है? भारतीयों को शामिल किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चल रहा था। ठीक है, तो सारे एक लगभग उसी ओर हम बढ़ रहे हैं जहाँ उत्तरदायी शासन अंततोगत्वा हमारे सामने आएगा। ठीक है, चलो, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन, तो कहीं ना कहीं जनता के प्रतिनिधि चुनेंगे, लेकिन चुनेंगे तो सही। ठीक है, तो गवर्नर जनरल को कहा गया, गवर्नर जनरल को प्राधिकृत किया गया, अधिकार दिया गया कि राज्य की जो विधान परिषदें हैं, राज्य की विधान परिषदों में
आप लिख सकते हैं राज्य की विधान परिषदों में नगर पालिका, जिला परिषदों, नगर पालिका, जिला परिषदों, व्यावसायिक संघों, जमींदारों आदि की सिफारिश पर, हाँ जमींदारों की सिफारिश आदि की सिफारिशों पर सदस्यों का मनोनयन करेगा, नामांकन करेगा। कौन? गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर जनरल को सदस्यों के नामांकन का अधिकार दिया गया। किनके सिफारिशों पर? नगर पालिका, जिला परिषदों, व्यावसायिक संघों, जमींदारों की सिफारिशों। ठीक है, आपने अब जैसे राजस्थान में नगर विधान परिषद नहीं है तो ठीक है, लेकिन किसी ने अगर पढ़ा हो विधान परिषद का गठन कैसे होता है, जानते हो ना आप लोग, ग्रेजुएट्स भी उसमें जो भी उनका 1/6 1/3 है ना, एग्जैक्ट आप देखिए उसको, तो वो भी उसमें वोट करते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा बदलाव स्वरूप है। तो यहाँ से शुरुआत हो रही है इसकी। ठीक है, यहाँ पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि वो इन बॉडीज की सिफारिश पर सदस्यों का मनोनयन करेगा। कहाँ पर? प्रांतों की विधान परिषद। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन यहाँ से शुरू हो गया। ठीक है ना, अप्रत्यक्ष निर्वाचन यहाँ से शुरू हो जाता है। तो दो चीज़ें महत्वपूर्ण है 1892 में, मैं छोड़ रहा हूँ इसको देख लीजिए। क्या क्या? इन शॉर्ट अगर हम कहें, इन शॉर्ट क्या? एक तो बजट पर बहस, दूसरा अप्रत्यक्ष निर्वाचन। बजट पर बहस और अप्रत्यक्ष निर्वाचन। ठीक है, चलो, ये था आपका 1892 का भारत शासन अधिनियम। 1858 देखा, 1858 के बाद 1861 का देखा, उसके बाद हमने 1892 का देखा, और आगे चल करके हम वो देखते हैं जो आपको लगभग सुनने में बहुत ख़राब लगता होगा, 1909 का। हाँ, इसका नाम ही सबके मुंह पे रहता है ना, सबके मुंह पे रहता है। अब तो धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा, सब लोग पढ़ने लगे हैं कि जो पढ़ता है नहीं पढ़ता है वो भी मार्ले मिंटो का नाम तो सुन रखा होगा। ठीक है, जैसे 15 अगस्त सभी को पता है, मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले और मिंटो दो व्यक्ति हैं, इनके नाम पे ही नामकरण हो गया। ठीक है, मार्ले जो थे कौन थे? भारत सचिव। भारत सचिव अब पता है ना आप लोगों को। तो अब जब तक हम पढ़ेंगे, मैं कभी पूछूं भारत सचिव कौन, बता दोगे ना? भारत सचिव क्या है बता दोगे? चलो आज तो बताओ, भारत सचिव क्या है? बिल्कुल, ब्रिटिश कैबिनेट का एक व्यक्ति होता था जिसको भारत सचिव बनाया जाता, भारत मंत्री कह सकते हैं उसको। ठीक है, चलो, भारत सचिव का पद किस अधिनियम से आया? 1850। ठीक है ना, सही है। चल, तो भारत सचिव था मार्ले, है ना, और मिंटो कौन थे? वायसराय। क्या गवर्नर जनरल थे? वायसराय थे। ठीक है, ये तो वायसराय और ये थे भारत के सचिव। ठीक है, इस अधिनियम को लगभग आप सभी जानते होंगे। ठीक है, और नहीं तो भी सुन लीजिए, ये कुख्यात है, ये अधिनियम कुख्यात है ना। इसमें कुछ खराब चीज़ घटी और वो था सांप्रदायिक निर्वाचन। सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत, सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत यहाँ से होती है। सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत कोई समझा सकता है आप में से? क्या था ये सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत कैसे? अच्छा, ठीक है, चलो, तो संभवतः सभी को पता होगा 1906 के आसपास मुस्लिम लीग बनी थी, है ना। हाँ, तो बाद में ये काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट आ गया, मुस्लिम अलग ही होना चाह रहे थे, है ना। तो उनकी मांग पर क्या हुआ, और अंग्रेज़ों की भी वो जो नीति थी आप सभी जानते होंगे, डिवाइड एंड रूल, है ना, फूट डालो और राजनीति करो, राज करो, है ना। तो वो भी यहाँ चरितार्थ होती है, तो उनको भी अवसर मिला, और वो जो अवसर है उन्होंने इस तरह से बनाया 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। ठीक है, बेसिकली ये क्या था, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन। ठीक है, इसको समझिए, मुस्लिमों के लिए मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन। पृथक निर्वाचन से आप समझ रहे हैं? हाँ, उनके लिए सीटें प्लस एक मुस्लिम व्यक्ति को चुनेगा कौन? मुस्लिम वोटर्स ही चुनेंगे, मुस्लिम मतदाता ही वोट करवाएंगे। ठीक है, चलो,
जैसे मान फॉर एग्जांपल 5 सीटें मुस्लिमों के लिए निर्धारित की गई, तो उन पे वोट कौन देगा? 5 कोई खड़ा हो तो मुस्लिम ही देंगे उसके लिए, ठीक है ना, मुस्लिम मतदाता ही चुनेंगे, ठीक है। तो ऐसा काफ़ी अतार्किक भी था, है ना, सही भी नहीं था, लेकिन ये अस्तित्व में उस समय आया था, उसका विरोध भी हुआ, सब हुआ, लेकिन फिलहाल आ गया था, ठीक है। सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत, है ना, इसीलिए मिंटो को सांप्रदायिक, हाँ सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहते हैं, ठीक है ना, मिंटो को कहते हैं। तो मार्ले के कम विचार थे इस संदर्भ में, मार्ले को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मार्ले ने एक बात लिखी भी, इसको पत्र भी लिखा मिंटो को, और कहा कि भाई हाँ वो हम नाक के दांत बोल रहे हैं, नाक के दांत बोल रहे हैं, हाँ दाढ़ के संदर्भ में कुछ था, और ऐसा कुछ कहा था कि हम ऐसे नागदंत बोल रहे हैं, है ना, जिस आने वाली पीढ़ी के लिए हाँ हाँ वही सेंस आपको समझ आ गया, ठीक है ना, वही सेंस है, ठीक है। हम ऐसे नागदंत बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होने वाली है, ठीक है, ये कहा था मार्ले ने, लिखा था किसको? मिंटो, ठीक है। चलो, तो ये तो चीज़ आपको वैसे ही पता रहेगी, सांप्रदायिक निर्वाचन था इसमें मुस्लिमों के लिए। दूसरा एक और चीज़ है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वायसराय की कार्यकारी परिषद होती थी। थोड़ा चीज़ों को समझना, केंद्रीय विधानमंडल, विधानमंडल किसको कहेंगे? दोनों सदनों को, और गवर्नर जनरल को मिला करके विधानमंडल होता है। संसद क्या होती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर, ठीक है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को क्लियर करते हुए चलिए, जाके हम वहाँ पढ़ेंगे तो ज़्यादा जोर नहीं आने वाला, ठीक है। तो केंद्रीय विधानमंडल में गवर्नर जनरल और दोनों सदन, ठीक है ना, और प्रांतीय विधानमंडल में कहीं कहीं 2 सदन थे, बाकी सदन एक था, ठीक है। ये चीज़ें थी वहाँ पर, ठीक है। तो वो चीज़ें चल रही थी वहाँ पर, और यही था। और उनके अलावा भी एक और मैंने आपको कहा कार्यकारी परिषद होती थी उसके लिए, है ना, उसके विश्वस्तों की कुछ परिषद, कुछ सदस्य होते थे, सरकारी सदस्य होते थे, उसके विश्वास होते, वही मनोनीत करता था उसको, कभी 6 हो गए, कभी 8 हो गए, ठीक है, ये चीज़ें थी। तो गवर्नर या वायसराय की कार्यकारी परिषद में, वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीय सदस्य होने की अनुमति दे दी गई। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में क्या बात नहीं सामने निकल करके आती है कि वायसराय के कार्यकारी परिषद में भारतीय सदस्य के शामिल होने की अनुमति दे दी गई, और इसी के तहत पहला जो भारतीय था जो वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल हुआ, उस व्यक्ति, वेरी गुड, उस व्यक्ति का नाम आपको याद रखना चाहिए। उस व्यक्ति का नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। ये वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे, ठीक है। ये आपका था 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए फेमस या कुख्यात है, मान लीजिए, ठीक है। चलो, वो कथन भी जो नए हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना है ना। वैसे जो प्रसिद्ध कथन होते हैं कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जिसको सिलेबस में काफ़ी जोर दिया गया है ना, विथ स्पेशल रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 और 1935, 1919 का और 1935 का विशेष रूप से देखना है, ठीक है। शुरुआत करें तो 1919 का आता है। चलो, इससे पहले क्या हुआ समझिए। 1919 से पहले 1918 में एक घटनाक्रम होता है कि जो भारत सचिव होता है ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारत सचिव जो होता है संवैधानिक सुधार रिपोर्ट तैयार करता है, और भारत के प्रमुख नेता जिनमें गांधी जी हो गए, जिन्ना हो गए, और भी प्रमुख नेता, उनके समक्ष प्रस्तुत करता है उसको, संवैधानिक सुधार रिपोर्ट को। और इस रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश संसद एक एक्ट पारित करती है जिसका नाम है 1919 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। और वैसे ही भारत सचिव और वायसराय के नाम पर इसका भी नाम होता है, जिसको हम कहते हैं मॉन्टेग चेम्सफोर्ड अधिनियम, ठीक है ना। मॉन्टेग्यू भी कहते हैं, मॉन्टेग भी है कहीं कहीं, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड अधिनियम, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको मॉन्टेग चेम्सफोर्ड क्यों कहा गया, ठीक है ना। मॉन्टेग जो था भारत सचिव था एट दैट टाइम, है ना, और चेम्सफोर्ड जो था वायसराय था, है ना। उस समय किस समय की बात करें? 1919 की, ठीक है। अब हमें जानना है इसके प्रमुख प्रावधानों को, इसकी कुछ विशेषताओं को, और थोड़ा सा इसको में रुक करके समझ करके निकलेंगे, थोड़ी ज़्यादा बात करेंगे, है ना, क्योंकि इस पर स्पेशल रेफरेंस के साथ इसको देखना है ना, विशेष संदर्भ के साथ। चलो
शुरुआत करते हैं। तो देखो इसमें कहा गया, बहुत बड़ी बात कही गई, वो आपको ध्यान देनी है। इस अधिनियम में ब्रिटिश संसद ने सीधा स्पष्ट कर दिया कि भारत जो है ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग है। ठीक है, ब्रिटिश संसद ने क्या कह दिया है, भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग है। ठीक है, तो अभी तक जो बुद्धिजीवी वर्ग खड़ा हुआ, कांग्रेस बनी है, आंदोलन चल रहे थे, लेकिन अभी तक वो बड़ी बात नहीं आई। स्वराज्य जो था ना, स्वराज चाहिए, स्वराज चाहिए, वो 1929 में उभर करके आता है लाहौर अधिवेशन में, है ना। ठीक है, चलो नहीं अटेंड करेंगे वो बात ही। तो क्या कहा गया कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग है। देखो आप लोगों को पता होगा, जैसे इतिहास के दृष्टिकोण से बात करें तो थोड़ा वो भी देख लेते हैं कि शुरुआत में जो कांग्रेस आई, कई जो बुद्धिजीवियों ने मांगे कि उसमें स्वतंत्रता चाहिए, ऐसा शुरुआत में नहीं कहा गया कि हमें स्वतंत्र करो, तो ऐसा नहीं कहा गया। ठीक है ना, तो शुरुआत में तो ये हर साल वो प्रस्ताव लाते थे कि इस साल हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, है ना। भारतीय लोगों की मांगों को वो रखते थे, वो होती जाती थी, नहीं होती थी, वो संघर्ष चल रहा था। तो बात की बात है, प्रथम विश्व युद्ध होता है, अंग्रेज़ क्या वादा करते हैं वो पूरा करते कि नहीं करते हैं, फिर द्वितीय विश्व युद्ध में वादा करते हैं, है ना। फिर वो बहुत ज़्यादा मांग ज्वलंत हो जाती है भारत छोड़ो आंदोलन में, है ना, कि भारत छोड़ दो, अब तो करो या मरो का गांधी जी को भी नारा देना पड़ता है, और अंतर्गत मांग मिल जाती है वो। ठीक है, चलो, तो भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग है, इतनी बड़ी बात इसमें स्पष्ट की गई। ठीक है, और ये भी कहा गया साथ में कि ब्रिटिश साम्राज्य का अंग है, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, भारतीयों का विश्वास अर्जित करने के लिए हम यहाँ पर उत्तरदायी सरकार, जवाबदेही सरकार का गठन करेंगे। उत्तरदायी सरकार के गठन का प्रावधान इसमें था। ठीक है ना, उत्तरदायी सरकार। ठीक है, अभी भारत का शासन कोई गवर्नर जनरल वाइसराय ही चला रहा है। ठीक है ना, जो कौन होता था, ब्रिटिशर्स होता था। ठीक है, तो उत्तरदायी सरकार के गठन का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया। ठीक है, चलो, और बहुत अच्छी बात इसमें थी, द्विसदनीय विधानमंडल, केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल, द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान था इसमें। देखो, एक आपने सुना होगा 1853 में विधानमंडल बना। ठीक है, तब एक सदनी ही था, एक सदनी विधानमंडल बना था। ठीक है ना, अब द्विसदनी विधानमंडल की बात कही तो दो सदन हो गए यहाँ पर, द्विसदनी। एक सदन और आ गया, एक तो था आपका जिसको निम्न सदन और उच्च सदन। ठीक है, हाँ, तो उसको आप लोकसभा कह सकते हैं, निम्न सदन जो था उसको लोकसभा कह सकते हैं, और जो उच्च सदन था उसको, सुनना यहाँ पर बहुत बढ़िया पॉइंट बता रहा हूँ, बताना। प्रांत और वो वाला तो हाँ, वही वाला, हाँ, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया। हाँ, द्वैध शासन पर भी चलते हैं। फिलहाल हम केंद्र में ही खड़े, राज्यों पे जा ही नहीं रहे। ठीक है, और यहाँ पर दो सदन जो उनका नामकरण हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जो निचला सदन था वो था लोकसभा, हाँ, एक और दूसरा सदन था उसको कहते थे काउंसिल ऑफ स्टेट या स्टेट काउंसिल, राज्य परिषद, है ना। ये इसको 5 स्टार कर दीजिए, 5 स्टार पॉइंट है, राज्य परिषद। तो दूसरा जो सदन था ना, उच्च सदन, सुनना इसको, इसका नामकरण स्टेट ऑफ काउंसिल ही रहा, राज्य परिषद ही रहा। कब तक, 1944 तक, 1954 तक, 1954 तक। 1954 में राज्यसभा हुआ। ठीक है, ये काफ़ी नोटेबल पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए, स्पेशल पॉइंट है इसको। ठीक है, ठीक, तो राज्यसभा जो है, राज्यसभा नाम कब मिला इसको, 1954 में। ठीक है, चलो, तो राज्य परिषद थी। तो द्विसदनात्मक व्यवस्था केंद्र में आई है। कहाँ आई है, केंद्र में, द्विसदनात्मक व्यवस्था केंद्र में। ठीक है, और अब जो आप कह रहे हैं ना, तो थोड़ा उसको देखेंगे भी सर, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। द्विसदनात्मक व्यवस्था में क्या था, कैसे क्या था। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत कहीं ना कहीं यहाँ पर इसमें देखी जाती है, इसको स्टार कर देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रत्यक्ष निर्वाचन। ठीक है, और जब दो सदन हो ही गए हैं, विधानमंडल बन ही गया है, लगभग संसदीय रूप हो गया है। ठीक है ना, वर्तमान संसद जैसा, तो गवर्नर जनरल या वाइसराय को अधिकार दिए गए हैं कि वो 17 आहूत 17 अवसान
कर सकता है, ठीक है ना, सत्र बुला सकता है, सत्र को अवसान कर सकता है, ऐसी चीज़ें वहाँ पर अधिकार दी गई, वो नोट कर सकते हैं आप, ठीक है। दूसरा है प्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन समझ पा रहे हैं बात को? प्रत्यक्ष निर्वाचन यहाँ से देखा जाता है। भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन किस अधिनियम के तहत आ गया है? 1919 के अधिनियम से, ठीक है, जनता को वोट देने का अधिकार। पर क्या आप ये समझ पा रहे हैं, क्या वयस्क मताधिकार था? प्रत्यक्ष निर्वाचन में और वयस्क मताधिकार में अंतर है, समझ रहे हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब तो सीधा से जनता चुनती है, ठीक है, लेकिन सारी जनता चुनती है ये बात नहीं, जनता चुनती है, ठीक है। वयस्क मताधिकार का ये मतलब है कि हर वयस्क को मत देने का अधिकार है, और वो वयस्क की सीमा 18 वर्ष रखी गई है, ठीक है, वो वयस्क मताधिकार। भारत में भी वयस्क मताधिकार नहीं था, प्रत्यक्ष निर्वाचन तो था, लेकिन इसमें इन्होंने सीमाएं लगा दी। ये तो केवल दिखाने के लिए था, हाथी के दांत दिखाने की ओर है, तो इसमें 2 प्रतिबंध लगा दिए कि जिसकी सालाना आय 10,000 से ज़्यादा होगी वही वोट दे सकेगा, ठीक है ना, और जो सालाना 750 रुपये भू राजस्व के रूप में चुकाता है वही वोट कर सकेगा, ऐसे। तो लगभग उस समय मान लीजिए कि 18 करोड़ के आसपास भारतीय जनसंख्या रही, उसमें से लगभग 17,500 के आसपास वोटर्स बने बस। तो मतलब नहीं के बराबर ही था, नगण्य ही था ना। देखो ना, 18 करोड़ में से 17,000 वोट दे रहे, तो कौन सा वो हो गया, ठीक है। तो ये था, और जिनकी इतनी इनकम है वो तो वैसे ही जनता का प्रतिनिधित्व कैसे कर रहे हैं, आम जनता का, ठीक है, ये बात थी। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत, लेकिन इसमें 2 प्रतिबंध थे, ध्यान रख लेना, है ना, बारीकियों में है। क्या था पहला प्रतिबंध? एक तो 10,000 से ज़्यादा इनकम वाला वोट कर सकता है, दूसरा जिसकी जो सालाना 750 रुपये से अधिक भू राजस्व चुकाता हो, ठीक है। तो ये द्विसदनात्मक व्यवस्था आपने कुछ देखी, कैसे केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था थी। अब आपको कहीं आंकड़े मिले ना, उस समय लोकसभा की कितनी सीटें थी, राज्यसभा की, इतनी बारीक याद करने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। चलो, बिल्कुल 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 उसी ओर हम चलते हैं, ठीक है, उसी ओर चलेंगे। द्वैत शासन, प्रांतों में द्वैत शासन, ठीक है, हाँ, प्रांतों में द्वैत शासन का प्रावधान इस अधिनियम में दिया गया, ठीक है। अब जैसा कि कल की क्लास में हमने सुना ही था, द्वैत शासन क्या है? 2 शक्तियां अस्तित्व में रहें, ठीक है, या 2 तरह से काम चल रहा हो, 2 शक्तियों का बंटवारा 2 हाथों में हो, ठीक है ना। तो चलो, तो यहाँ पर प्रांतों में कैसे क्या हुआ देखिए। तो शक्तियों का जो विभाजन था, शक्तियाँ या विषय जिनको आप कह सकते हैं कि जो शासन के जो विषय होते हैं वो बांट दिए गए। कैसे बांटे हैं? तो 2 तरीके से विषयों का बंटवारा किया गया। एक विषय जो था वो था स्थानांतरित वही हस्तांतरित स्थानांतरित एक ही बात है, ठीक है। स को हम कहते हैं मेवाड़ी है, सादड़ी को क्या कहते हैं, ठीक है, स होता है, उसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं। तो स्थानांतरित विषय थे, और एक थे आरक्षित, हाँ, थोड़ी सी समझ बनाना। अब प्रांतों में जो प्रशासन हो रहा था, समझना, प्रांतों में जो प्रशासन हो रहा था, प्रांतों में सरकारें नहीं थी, प्रांतों में प्रशासन गवर्नर ही कर रहा था, प्रांतों में प्रशासन गवर्नर ही कर रहा था। लेकिन अब फिर भी 2 तरीके से बारीकी समझना, उसने विषय जो थे बांट दिए। जैसे विषय समझ रहे हो, जैसे शिक्षा हो गया, चिकित्सा हो गया, समझ रहे हैं, ये विषय है, ठीक है। तो 2 तरह से बांटे हैं। कुछ विषय तो कर दिए स्थानांतरित, मतलब ट्रांसफर कर दिए गवर्नर, लो मार्को आप लीजिए, यूँ ट्रांसफर कर दिए, और दूसरे आरक्षित, मुझ से रखूँगा यूँ, उसी ने रख लिए, ठीक है। तो स्थानांतरित तो आरक्षित विषय थे, इनका प्रशासन गवर्नर खुद अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से करता था, ठीक है, लिख लीजिए। आरक्षित विषयों का प्रशासन कौन करता था? गवर्नर खुद अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से करता था, ठीक है, आरक्षित विषयों का। स्थानांतरित विषयों में क्या कहा कि वो वहाँ की मंत्री परिषद की सलाह से करेगा इनका। हस्तांतरित विषय, स्थानांतरित विषयों का प्रशासन कैसे चलेगा? गवर्नर वहाँ की मंत्रिमंडल की सलाह से करेगा। तो 2 तरह से शासन हो गया, ठीक है। तो प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत होती है, ठीक है, किस एक्ट के तहत? 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत, ठीक है। हाँ, अभी भी पीछे से आवाज़ आ रही थी, सर सांप्रदायिकता की बात ही नहीं कर रहे, है ना, काफ़ी टाइम हो गया, सांप्रदायिकता वर्ड ही छुप गया, फिर बात करते हैं। तो जो बीजारोपण हुआ था सांप्रदायिक निर्वाचन का, किसने कर दिया था? मिंटो ने, है ना। तो बस चेम्सफोर्ड भी नहीं माना, अपन भी कुछ करते हैं। तो इसने क्या किया? सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार कर दिया। सांप्रदायिक निर्वाचन का क्या किया गया? हाँ, सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार,
सांप्रदायिक निर्वाचन तो आ चुका भारत में, उसका विस्तार किया। पहले किसके लिए था? मुस्लिमों के लिए। और अब थोड़ा सा दायरा बढ़ाया उसको, सिखों के लिए भी पृथक निर्वाचन, है ना, सिखों के लिए भी पृथक निर्वाचन ला दिया गया। भारतीय ईसाइयों के लिए भी ला दिया गया, भारतीय ईसाइयों के लिए भी, ठीक है, और आंग्ल भारतीयों के लिए भी। ये अलग ग्रुप है, आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीय वो यूरोपीय जो भारत में ही बस गए, भारतीय हो गए। आंग्ल भारतीय समुदाय अलग से बन गया, ठीक है। आंग्ल भारतीय और अन्य यूरोपियनों के लिए, इन 4 वर्गों के लिए और से पृथक निर्वाचन की व्यवस्था इस अधिनियम के माध्यम से की गई, ठीक है। तो जब हम बोले तो कुछ चीज़ों को ऐसे कंसाइज कर लें, अलग से टोकरियां बना लें उनकी। देखो, सांप्रदायिक निर्वाचन आया था 1909 की पार्लियामेंटों से, फिर 1909 से थोड़ा सा बढ़ा 1935 में, और ये बढ़ा, ऐसे समझ रहे हैं। ये इतना सा थोड़ा सा करिए इसको। जैसे निर्वाचन है तो निर्वाचन का अधिकार पहले अप्रत्यक्ष निर्वाचन था, उसमें प्रत्यक्ष हुआ लेकिन आंशिक रूप से हुआ और उसमें पूरा हो गया। तो किसी भी प्रक्रिया को ऐसे कनेक्ट करिए। जैसे विधानमंडलों का विकास भी है, विधानमंडल थे ही नहीं, उस एक्ट से आए, फिर 2 सदनात्मक हुए और फिर ये नाम था, आज ये नाम हो गया और आज इस रूप में विधानमंडल है, ठीक है। कुछ टॉपिक तो पढ़ते हैं लेकिन उसमें से भी समझ विकसित करनी है अलग अलग बिंदुओं पर, ताकि हम उस पर कभी बोल पाए और उस पर जो आने वाले प्रश्न हो खुद को विश्वास हमेशा महसूस करें, ठीक है। ये पढ़ने की फॉर्मेटिंग होती है, ठीक है। तो सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार, ठीक है। चलो, एक और अच्छी चीज़, जब इतना प्रशासन, इतने बड़े देश को अंग्रेज चला रहे हैं तो उनको प्रशासन की आवश्यकता थी, कार्यपालिका की आवश्यकता थी, है ना, स्थायी कार्यपालिका। तो सिविल सेवकों की जरूरत भी थी, ठीक है। हाँ, एग्ज़ाम, हाँ, तो 1833 में भी कोशिश की गई, 1833 के एक्ट में भी, कि वहाँ से तो प्रावधान था आगे से ब्रिटिश संसद से, तो कि भारतीयों को शामिल कर लिया जाए सिविल सेवा में, लेकिन निदेशक मंडल ने काफ़ी उसका विरोध किया तो फिर उसको हटा दिया गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर चला है कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, इसको संघ मत कहना क्योंकि भारतीय संघ अभी तक नहीं बना। बारीकियों को समझिए आप, अभी तक इसको नहीं कि संघ लोक सेवा आयोग, हमने तो यूपीएससी सुना सर, सुना होगा, अभी भारतीय संघ बना ही नहीं था, ठीक है। तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान इसमें था, ठीक है, जो बना 1926 में, ठीक है। 1926 में जाके बना, प्रावधान तट हो लेकिन उन्हें को दी 1926 में, ठीक है, केंद्रीय लोक सेवा। एक इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको सुनाता हूँ, लिखने की ज़रूरत आपको लगे तो लिखिए, नहीं तो कोई बात नहीं। देखो, ब्रिटेन में भारत का मामला कौन देख रहा है? भारत सचिव, उसके लिए वहाँ पे उसके लिए परिषद भी है, ठीक है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, भारत सचिव को उसका वेतन वगैरह कहाँ से मिल रहा था? कटु मिल रहा हो, भारतीय रेवेन्यू से मिल रहा था। अब वो ब्रिटेन रो मंत्री है, वटार मंत्रिमंडल रो मंत्री है, भारत वनारो नहीं रहते तो भी वो मंत्री तो रहते, लेकिन उसको तनख्वाह उसका कहाँ से भारी था? भारतीय राजस्व से। तो इसकी काफ़ी प्रतिक्रिया हुई। तो ये जो एक्ट था इसमें कहा गया कि हम SOS सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो वेतन है, जो भी उसका खर्चा है, हम कहाँ से देंगे? ब्रिटिश रेवेन्यू से देंगे। अब हम भारतीय रेवेन्यू से, इसमें कहा गया ऐसा, ठीक है। जानने की बात, समझ विकसित करने की बात, ठीक है। और भारतीय उच्चायुक्त, एक ये पॉइंट लिख लीजिए, भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई, भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। सर आप क्लास लेंगे आज? लेंगे? नहीं, ठीक। तो भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई, हाई कमिश्नर, ठीक है। चलो, तो ये कुछ चीज़ें हुई हैं और अच्छी अच्छी बातें इसमें जो मेरे को ध्यान में आ रही है वो हम करते हैं। तो क्या क्या हमने 1919 के बारे में अब तक जान लिया है, सुनिए। एक तो इसमें कहा गया कि ब्रिटिश साम्राज्य का भारत अभिन्न अंग है, ठीक है। यहाँ पर उत्तरदायी सरकार की स्थापना हम करेंगे, कहा ना। केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान हो गया, स्टेट ऑफ काउंसिल अस्तित्व में आ गई है, राज्य परिषद जो बाद में 1954 में आपकी राज्यसभा बन जाती है, ठीक बात है। प्रत्यक्ष निर्वाचन का आपने यहाँ पर बीजारोपण देख लिया है, सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार यहाँ हुआ है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान आपने देख लिया है, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें आपने यहाँ पर जानने की कोशिश की है। इसी कड़ी में बजट वाली बात है। तो प्रांतों, केंद्र और प्रांतों का बजट अलग अलग किया गया, केंद्र और प्रांतों का बजट अलग अलग किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट है, इसको ध्यान रखना।
पहले प्रांतों का बजट केंद्र में बनता था, समझ रहे हैं। तो 1919 अधिनियम में क्या किया गया, केंद्र और प्रांतों का बजट अलग किया गया, प्रांत अब अपना बजट खुद बनाते, ठीक है। चलो, और बजट के संदर्भ में एक और बात अच्छी, जो सदस्य होते थे ना, ठीक है, तो उनमें भी क्या होता है, जैसे विधानमंडल है तो सरकारी और गैर सरकारी सदस्य होते थे, ठीक है। तो सरकारी सदस्य, सरकार मतलब सरकार कौन थी, ब्रिटिश लोग थे, उनका बहुमत होता था, तो उन पहले अधिकार नहीं था अन्य सदस्यों को उस पर प्रश्न करना, है ना, उस पर बहस करने का। तो धीरे धीरे चीज़ें आ रही है, ठीक है। तो वही है कि सदस्यों को, बाकी सदस्यों को इसमें वाक स्वतंत्रता दी गई, वाक स्वतंत्रता, हाँ, वाक स्वतंत्रता दी गई, ठीक है। और बजट के कुछ भागों पर वोट करने का अधिकार भी दे दिया गया, ठीक है। पहले तो बजट आ गया जो आ गया, एक समय तो वो था जो बजट आ गया सो आ गया, ठीक है। फिर बजट पे कुछ बहस करने का, कुछ प्रश्न को उत्तर भी हम देंगे, फिर आप कुछ भी बोलिए, ठीक है, आपको कुछ वोट करने का अधिकार भी हम उस पर देंगे, ठीक है। वो बहुमत से पारित होता तो ही वो लागू हुआ, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये बजट था। और 2 समितियां भी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 समितियों के गठन का प्रावधान था, 2 संसदीय समितियों के गठन का प्रावधान था। एक थी पब्लिक अकाउंट कमेटी, है ना, हिंदी में कहें तो लोक लेखा समिति, ठीक है, जो आज भी है, ठीक है। तो इसको हाँ पूछी जा सकती है, लोक लेखा समिति, ठीक है। 2 समितियों के गठन का प्रावधान था, लोक लेखा समिति और वित्त समिति। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया ये अधिनियम था, इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको क्या अच्छा दिखा, प्रत्यक्ष निर्वाचन दिखा है, ठीक है। शुरुआती थी, चलो पूरा नहीं दिया तो क्या है, शुरुआत तो की गई, है ना। कुछ अच्छी बातें और इसमें हम करना चाहेंगे, जैसे 1919 में एक नाम सुना होगा आपने, नरेश मंडल, ठीक है ना। 1921 में, हाँ, इस अधिनियम में उसके गठन का प्रावधान था, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस को नरेश मंडल के गठन का, नरेश मंडल के गठन का, नरेश मंडल के गठन का प्रावधान था, ठीक है। चलो, अपने गंगा सिंह का नाम सुना होगा, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, उसके अध्यक्ष भी रहे नरेश मंडल के, ठीक है। काफ़ी ब्रिटिश शासन में काफ़ी वो सम्मानित व्यक्ति थे, कौन, महाराजा गंगा सिंह, ठीक है। चलो, तो ये 1919 का अधिनियम था। जाते जाते इसमें ये कहा गया 1919 के अधिनियम में कि 10 सालों बाद, आने वाले 10 सालों में हम लोग एक आयोग गठित करेंगे जो इन संवैधानिक सुधारों की जांच करेगा, ठीक है, ये कहा गया, ठीक है। बाद में हुआ ये कि 10 साल भी नहीं पूरे हुए और ये सीमा पूरी हो रही थी 1929 में, लेकिन वो जो आयोग था, आप सभी जानते हैं उसको, आप सभी जानते हैं, मुझे अश्योर हूँ उसके बारे में, साइमन कमीशन जिसको कहते हैं, वो 2 साल पहले ही आ गया था, ठीक है, हाँ 2 साल पहले आ गया था। तो अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। क्या आप लोग 1919 के अधिनियम के बारे में थोड़ी जानकारी रखे हैं, थोड़ी मिली है क्या? चलो, इसी क्रम में आगे बढ़ के थोड़ा सा पढ़ लेते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम, इसके बाद क्लास को रोक के सर के साथ हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो, केवल इसी को पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको कई बार निवेदन कर चुका हूँ कि कोई भी विषय हो, उसका कोई भी छोटा सा भी भाग अनुभाग हो, उस पर आप डायरेक्ट कूदेंगे ना, मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो उसकी पृष्ठभूमि आप देखिए। तो 1935 का अधिनियम इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट था, इतना अच्छा था, अच्छा ही था कि उसकी 75% धाराएं यूं की यूं या आंशिक संशोधन के साथ वर्तमान संविधान में है। तो अच्छी थी इसीलिए है, समझ रहे हैं बात को। उसमें आंशिक संशोधन या कुछ तो यूं की यूं है, ठीक है। तो इतना अच्छा कैसे बन गया? क्या अंग्रेजों का हृदय परिवर्तन हो गया? नहीं, भारतीयों का संघर्ष, मेहनत भी उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका उसने निभाई है। तो इसका आधार क्या था?
ठीक है, तो उस पर चर्चा हम करेंगे, थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि 1919 का हुआ, उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ, भारतीय लोगों का जो संघर्ष था, राष्ट्रवादी आंदोलन जो थे, गांधी जी की भूमिका जो थी, तो उन सब ने कारकों ने मिलकर के यहाँ पर काम किया। उसमें नरम दल गरम दल सभी लोगों का योगदान रहा। हम लोग किसी को क्रेडिट देने यहाँ नहीं इकट्ठे हुए, समझ रहे हैं। तो जो घटनाक्रम आप सुन सकते हैं, असहयोग आंदोलन हुआ है, ठीक है, प्रांतों में जो सरकारें बनी उसमें स्वराज दल बना है, स्वराज दल की सीटें आना, ठीक है, सुना है नाम सभी इनका। हाँ, तो फिर 1927 में जो साइमन कमीशन आ गया, वो इसकी समीक्षा करने के लिए आया था, है ना। वो आना कब था? 1929 में, लेकिन 2 वर्ष पूर्व ही आया था। और उसको भी आपने देखा होगा कि उसका बहुत विरोध हुआ साइमन कमीशन का। तो उसका कारण ये था कि उसमें सारे अंग्रेजी थे। सर्वश्वेत आयोग भी उसको कहा जाता है, सर्वश्वेत आयोग। इसीलिए कहते हैं कि ये नहीं कि कोई सफ़ेद झंडा लेकर के आए थे, नहीं, वो सारे गोरे लोग थे। 7 सदस्यीय आयोग था, कमीशन था, और 7 गोरे थे। हाँ, ठीक है, अच्छा। तो सर्वश्वेत आयोग उसको हम कहते हैं। क्यों कह रहे हैं? सारे गोरे थे, ठीक है। हाँ, तो उसका विरोध हुआ और सारी कहानी आपको पता है, विरोध क्यों हुआ वो भी आपने जान लिया। उसने भी अपनी एक, हाँ, अधिनियम 35 में बना और लागू का मैंने कहीं पढ़ा था 37 में। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो अभी देखो, अब जो मेरा धारा प्रवाह है कहीं ना कहीं वो बीच में इंटरप्ट हो जाता है, रुक जाता है। मैं कहाँ था फिर मैं भूल ही जाता हूँ। 1927 में। तो देखो इसकी पृष्ठभूमि हम जानना चाह रहे हैं कि ये 35 का अधिनियम इतना अच्छा कैसे हो गया। तो 27 में जो साइमन कमीशन आया, उसका भले ही विरोध हुआ, उसने अपनी रिपोर्ट तैयार की है, ठीक है। और साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर समीक्षा करने के लिए ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि सभी भारतीयों की प्रमुख नेताओं की इसमें चर्चा जरूरी है, उनसे विचार विमर्श जरूरी है, ठीक है। तो कोशिश में लगे थे, लेकिन तभी सविनय अवज्ञा आंदोलन चल जाता है। तो जैसे तैसे करके इरविन वापस गांधी जी को मनाता है, समझौता करता है, ठीक है। तो कांग्रेस भी तो उसमें अनिवार्य थी, क्योंकि कांग्रेस तो पूरे लगभग यूँ मान लीजिए कि बहुत पूरे भारत को कहीं ना कहीं वो प्रतिनिधित्व करी थी भारतीय जनता का, एक ही पार्टी थी, ठीक है। हाँ, तो गोलमेज सम्मेलन इसके लिए होते हैं। किसके लिए? साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए ही गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जिनको हम कहते हैं, ठीक है। 1930 से 31, 31 से 31 और 31 से 32, 30, 31, 32 कह सकते हैं। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। तो कहानी को सुनिए। तो ये सारा प्रपंच चल रहा है कि जो पिछले संवैधानिक सुधार हुए हैं उनकी समीक्षा करके कुछ अच्छे सुधार और किए जाएं, समझ रहे। तो ये हुआ 1932 का जो गोलमेज सम्मेलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन था। उसके बाद जो पीएम था, ब्रिटिश पीएम, उसका नाम था रेमजे मैकडोनल्ड, है ना। तो भीमराव अंबेडकर की मांग पर उसने क्या किया? सांप्रदायिक प्रचार जारी कर दिया, ठीक है ना। वो क्या था? उसमें दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन की बात उसमें कह दी गई। तो ये गांधी जी को पचा नहीं, गांधी जी ने यरदा जेल में आमरण अनशन चालू कर दिया, है ना। फिर समझौता होता है ना। और फिर दलितों के लिए पृथक निर्वाचन को खत्म किया गया कि भाई पृथक निर्वाचन नहीं, वो हिंदुओं में ही शामिल माना जाए उनको, लेकिन उनके लिए सीटें आरक्षित हम कर देंगे, ये वहाँ पर किया गया, ठीक है। तो काफ़ी सारा घटनाक्रम हुआ। और इसमें एक और अच्छी चीज़, 1936 में साम्यवादी आंदोलन के प्रणेता थे मानवेंद्र नाथ रॉय, नाम सुना होगा ना, एम एन रॉय। उन्होंने फिर एक अच्छी मांग कर दी, संविधान सभा की मांग, संविधान बनाया जाए, ठीक है। और उससे पहले मैं फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं छोटा है मेरे से, 27 में एक चीज़ और हुई थी, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी। अंग्रेजों ने भारतीयों को थोड़ा चुनौती भी दिया कि आप लोग संविधान अपना नहीं बना सकते, है ना। तो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें फिर मोतीलाल जी नेहरू का नाम सुना होगा आपने, है ना। कौन थे मोतीलाल जी नेहरू? कौन थे? पिताजी थे ना, हाँ। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो रखी थी, है ना, इसको नेहरू रिपोर्ट कहते हैं, है ना। सभी उस पर एकमत नहीं हुए, तो फिर वो चल नहीं पाई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। 1934 में संविधान सभा की मांग एम एन रॉय ने की है। 1935 में फिर कांग्रेस ने भी अधिकारी रूप से उसकी संविधान सभा की मांग की। तो इतनी सारी जो चर्चाएं, जो प्रयास थे, उन सबका इसमें वो आधार बना है। किसके लिए? 1935 के भारत शासन अधिनियम के लिए, ठीक है। तो चलो, इसमें कुछ आधार आपको ध्यान होने चाहिए। क्या क्या आधार रहा है? एक तो नेहरू रिपोर्ट भी कह सकते हो, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन की रिपोर्ट, साइमन कमीशन की रिपोर्ट, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट कह दीजिए, साइमन कमीशन की रिपोर्ट कह दीजिए। और जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना, उसके बाद गोलमेज सम्मेलन क्यों हुए थे आपको हमेशा पता होना चाहिए।
क्यों हुए थे गोलमेज सम्मेलन? साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए, है ना, उसकी समीक्षा के लिए। ठीक है, चलो। उसने काफ़ी सारी बातें की थी कि सांप्रदायिक निर्वाचन उपयुक्त है, रहना चाहिए, डोमिनियन स्टेट बनाया जाए, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें थी। क्या क्या उसने अनुशंसाएं की, ठीक है। और उस गोलमेज सम्मेलन के बाद श्वेत पत्र जारी करता है मैकडोनल्ड। श्वेत पत्र, वाइट पेपर जो जारी करता है, ये सारे आधार बने हैं। कौन जारी करता है? मैकडोनल्ड। ठीक है, रैमसे मैकडोनल्ड। ठीक है, तो ये चीज़ें आधार थी इस भारत शासन अधिनियम के लिए। ठीक है, ये अंतिम अधिनियम है, इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर आपका पहला टॉपिक जो है पूरा हो जाता है। लेकिन खेद की बात है, थोड़ा दुख की बात है कि आज हम इसको पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कल के लिए इसको छोड़ते हैं। कल की कक्षा शायद जो भी मैं आपको बता दूंगा, आपको तो 4 बजे ही आना है। ठीक है, कल आपका ज्योग्राफी भी हो सकता है। ठीक है, नहीं तो पॉलिटी तो आपका जीवित रहेगा ही। ठीक है, पॉलिटी तो कंटिन्यू है ही है, हम धीरे धीरे ही सही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। 15 मिनट और होते हो जाता है, तो कल ये टॉपिक भी ले लेंगे। अगला टॉपिक क्या है? भारतीय संविधान की विशेषता। ठीक है, तो इसको हम करेंगे। थैंक यू।